सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 21वें रोज भी जारी। धरने में शोबा सेहत के 23 प्रोग्राम और तंजीमों के अरकान शामिल हैं। मुतालबा की मंजूरी तक हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। और मुजाहिरीन का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का इंतहा भी दे दिया गया। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना आज 21वें रोज़ भी जारी है, जबकि धरने में शोबे सेहत के 23 प्रोग्राम और तंजीमों के अरकान भी इस वक्त शामिल हैं। मुतालबा की मंजूरी तक हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, धरने से उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। तलहा, बताइएगा इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं धरने से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूं, जबकि 21वें रोज़ भी आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के खिलाफ धरना जारी है। 21 रोज़ हो चुके हैं, जबकि अभी भी यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं। एतवार का रोज़ है, इसलिए मुजाहिरीन की तादाद थोड़ी आज कम है, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे। कल अंदिया दिया गया है कि पीर के रोज़ CM हाउस की तरफ मार्च भी किया जाएगा, मुख्तलिफ रैलीज़ भी निकाली जा रही हैं। मेरे हमरा मौजूद हैं, बताइएगा कि कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? अभी तक कोई मुतालबात नहीं माने जा रहे, कब तक बैठेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। आज आपके सामने ये एहतिजाजी तहरीक का 21वां रोज़ है। OPD बंदिश भी चल रही है, मरीजों को भी मुश्किलात हैं, हमें तो मुश्किलात हैं ही हैं, लेकिन हम उस मुश्किलात के बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं। मुलाजमीन के हौसले जुआ हैं, बुलंद हैं, बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। मुतालबा एक ही है कि आउटसोर्सिंग और निजकारी जो है BHU RSC की वो नहीं होनी चाहिए। और अभी तक हुकूमती बेइज्जती ऐसे बरकरार है कि जैसे उनके कान पे जूं तक नहीं लगी। और अब मजबूरन हमारे जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं, एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, क्लरिकल स्टाफ है, महकमा ज़राअत के लोग हैं, तमाम जो हेल्थ की जो सरकारी तंजीमें हैं, उन्होंने कल हमारे साथ इजहार हमदर्दी करते हुए यहाँ पे पहुँचना है। और यहाँ पे फिर हमने एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च करना है जो कि पंजाब असम्बली से CM हाउस तक जाएगा। उस एहतजाजी लॉन्ग मार्च को हमने वाइट कोट मार्च का नाम दिया है कि वाइट कोट्स की जो इज़्ज़त बचाई जाए। और हम समझते हैं कि CM साहबा को जो है वो इस मसले के हल के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देनी चाहिए, और वो मुज़ाकराती कमेटी हो जिसके पास कोई मैंडेट हो, जिसके आर भी हो करने का। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 21 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, आपके रोज़गार का तो मसला है, सेहत के शोबे का भी मसला है आपके मुताबिक, लेकिन यहाँ पर जो माल रोड पर बाकी ताजर भी परेशान हैं, उनके रोज़गार भी बंद हुए हैं 21 रोज़ से, तो उसके ऊपर आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। लेकिन हम समझते हैं कि सबसे पहले ये जिम्मेदारी जो है ना रियासत की है। रियासत एक माँ की तरह होती है। रियासत की जो जिम्मेदारी है कि उसने बेसिक चीज़, बेसिक नीड जो हमें पहुँचानी है। अब देखिए, जब 1-2 दिन हमारा जायज़ मुतालबा है, अगर हुकूमत समझती है कि हमारा जायज़ मुतालबा है और माल रोड इतने दिन से बंद है, ताजरों को परेशानी है, शहरियों को परेशानी है, तो इसका फिर हुकूमत को इजाला करना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान है, ये कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जहाँ पे बोले बगैर हक मिल जाएगा, जहाँ पे हक लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ख़वातीन की भी तादाद मौजूद है, वो हमेशा यहाँ पर रहते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं, आपका शोबा कौन सा है और क्या कहेंगी, कब तक बैठे रहेंगे? जी मैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से आई हूँ और मेरा यही हेल्थ से ही हूँ, तो इंशाल्लाह जब तक मरियम नवाज़ी अपना फैसला वापस नहीं लेती हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। आप बताइएगा कि अभी तक कोई मुतालबात नहीं माने जा रहे, OPDs भी बंद की हुई हैं, मरीज़ भी ख़वार हो रहे हैं, क्या देखती हैं, आगे क्या करेंगे? देखिए जी, हम पहली कोशिश तो यही कर रहे हैं कि मुतालबात जो हमारे मान ली जाएँ, आउटसोर्स को रोक दिया जाए। अगर नहीं रोकेंगे तो जाहिर है अभी OPD बंद है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी जो कायदीन हैं उन्होंने कह दिया है कि हम इंडोर भी बंद कर देंगे। और इस तरह मसाइल आवाम के लिए भी बढ़ सकते हैं और हमारी रियासत के लिए भी बढ़ सकते हैं, लिहाजा आउटसोर्स को जो है वो रोकना बेहतर है। रोका जाए, बिल्कुल। आउटसोर्स को रोकने की वजह से आप कैसे देखती हैं, कैसे कहेंगी, क्या नुकसान होता है? नुकसान क्या होगा? अब ये देखें ना, 21 रोज से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा को बिल्कुल उनकी कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अगर वो इस मसले को वापसी नहीं लेती, जो भी नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि हम ये निजकारी वाला मसला ख़त्म, अगर वो नहीं करती तो अभी तो हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने जो है वो OPD बंद किया है, इंडोर बंद करेंगे और उसके बाद बस वो अपनी माओ के इशारे की देखने, वो फिर एमरजेंसी भी बंद कर देंगे। एमरजेंसी भी बंद कर देंगे, बिल्कुल। यहाँ पर अंदिया दिया जा रहा है कि एमरजेंसी भी बंद की जाएगी, इंडोर भी बंद किया जाएगा। ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आउटसोर्स का जो अमल है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। जी, आउटसोर्स के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। तलहा अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
वफाकी हुकूमत ने लेस्को में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फौजदारी और महकमाना कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। तहकीकाती कमेटी ने मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर अमूर की इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। मटीरियल की खरीदारी पेपरा रूल्स के मुताबिक की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी की ये सिफारिशात हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर अमूर पर होने वाली इंक्वायरी को मुकम्मल कर लिया गया है और इंक्वायरी कमेटी ने तमाम सिफारशात वज़ीर आज़म को पेश की और वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम सिफारशात को मंजूर करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी पावर डिवीजन को न सिर्फ फौजदारी कवानीन के तहत बल्कि उसके साथ साथ महकमाना कार्रवाई करने की भी हदायत की है। जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उन्होंने तहकीकात की और उसमें यह कहा गया है कि लेस्को चीफ के जो वापडा रूल्स हैं और 12 उसमें तरमीम की जाए और उसके साथ जो अपील के बाद अफसरान के केसेस को सुना जाता है तो ये अख्तियारात वापस ले लिए जाएं। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि एडहॉक या फिर लुक आफ्टर की बुनियाद पर यानी कि इजाफी चार्ज की बुनियाद पर जिन ऑफिसर्स को रखा जाता है तो उस पर कानून साजी की जाए। बाकायदा कानून साजी हो को कितने अरसे के लिए ये तैनाती अमल में लाई जा सकती है। दूसरी जानिब कमेटी की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि बड़े जो ग्रिड स्टेशन हैं उनके जो मटीरियल के टाइप टेस्ट हैं उनको दोबारा करवाया जाए और उस बात में यह भी कहा गया है कि वो कंपनीज जो कि ब्लैक लिस्ट हो गई हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाए। दीगर मामलात पर भी इंक्वायरी की गई है लेकिन मटीरियल की खरीदारी और बिलिंग और उसके साथ साथ एडहॉक या लुक आफ्टर चार्ज जो है इसकी बुनियाद पर जो सिफारशात वज़ीर आज़म को अरसाल की गई हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको मंजूर किया है और मज़ीद कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला और वज़ारत पावर डिवीजन को हदायत जारी की गई हैं। शाहिद सिपरा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको अहम खबर दें कि 5 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दी गए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रसा ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गाजियाबाद तैनात हो गए हैं। इन तैनातियों के हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद, सब इंस्पेक्टर मनसब खान को थाना गाजियाबाद से क्लोज हेडक्वार्टर कर दिया गया। इसी तरह खालिद यकूब जो है फोर्सी उनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टिक्की सिटी से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, जबकि सब इंस्पेक्टर आबिद हुसैन को थाना सर्वर रोड से इन्वेस्टिगेशन थाना टिक्की सिटी में तैनात कर दिया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर वाजिद जहांगीर हैं जिन्हें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टाउन से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर सैयद सजाद हैदर हैं जिन्हें एसपी इन्वेस्टिगेशन मालटाउन दफ्तर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादरा टाउन तैनात किया गया। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादमान से हेडक्वार्टर क्लोज कर दिया गया। उसी तरह सब इंस्पेक्टर खुरम सलीम को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादमान तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर असगर अली को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाब टाउन से हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया और इंस्पेक्टर जवाब खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। कज़ाफी स्टेडियम में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी, कैसे इंतजाम हैं? बिल्कुल, आज PSL 10 का क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है गद्दाफी स्टेडियम में होंगे, जिसके लिए पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीटीओ का कहना है कि तकरीबन 600 के करीब ट्रैफिक वार्डर्स हैं जिन्हें होटल से लेकर गद्दाफी स्टेडियम के मुख्तलिफ शाहराहों पर तैनात किया जाएगा। इसी तरह लाहौर पुलिस के तकरीबन 5000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जो कि होटल और गद्दाफी स्टेडियम के तरफ में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। बताया जा रहा है कि 4 पार्किंग पॉइंट भी हैं मुख्तस किए गए जहाँ पर शहरी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को पार करने के बाद शटल बस सर्विस के जरिए गद्दाफी स्टेडियम पहुंचेंगे। किसी भी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं रखा जाएगा। अलबत्ता जिस दौरान क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होगी तो उस दौरान मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड को और मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग है उसको कुछ देर के लिए बंद रखा जाएगा। जैसे क्रिकेट टीमें जो है वो गद्दाफी स्टेडियम पहुंच जाएंगी दोबारा से इन तमाम शाहराहों को खोल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में खराबी। मार्च में मुसाफिर ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त की शरह 57% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे सईद अहमद सईद से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में खराबी का ये मामला है कि गुज़श्ता माह मार्च के अंदर ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त की शरह जो है वो 57% है, वो रिकॉर्ड की गई है। और मुल्क भर में चलने वाली ट्रेनों में जो 940 ट्रेनें हैं उनमें से 404 ट्रेनें हैं वो घंटों तही का शिकार रही हैं, जिसकी वजूहात वो यही हैं कि एक तो सिग्नल में ख़राबी, कनेक्टिंग लिंक्स और मौसम की ख़राबी के साथ साथ जो ट्रैक की फ़नी ख़राबी और रुकावटें हैं वो वजूहात हैं वो बताई जा रही हैं। और जो रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह मार्च के अंदर मजमूई तौर पर ट्रेनों के 1398 जो घंटे हैं वो ज़ाया हुए हैं, जिनमें फ़नी रुकावटों की वजह से 248 घंटे, कनेक्टिंग रेल लिंक्स की वजह से 233 घंटे हैं वो ट्रेन ऑपरेशन के हैं वो ज़ाया हुए हैं। सिग्नल ख़राबी के बायस 226 घंटे, एहतजाज के बायस 196 घंटे, जबकि कैरेज की खराबी के बायस 57 घंटे हैं वो एक माह के अंदर रेलवे के जो ट्रेन ऑपरेशन के अंदर है वो ज़ाया हुए हैं। जबकि हादसात के बायस 130 घंटे, क्रॉसिंग के बायस 126 घंटे, जबकि लोकोमोटिव की खराबी के बायस जो 114 घंटे हैं वो रेलवे के मजमूई तौर पर एक माह के अंदर है वो ज़ाया हुए हैं। और रेलवे सिस्टम के अंदर एक माह में चलने वाली 940 ट्रेनों में से 404 ट्रेनें जो हैं वो घंटों तही का शिकार है वो रही हैं। तो वजूहात यही बताई जा रही है कि हादसात में इजाफा है, डिरेलमेंट, और इसके साथ साथ जो कैरेज और दीगर वजूहात की वजह से जो ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त की शरह है वो सिर्फ 57% ही एक माह में रिकॉर्ड की गई। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के रेडार पर आ गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात के ऑडिट पर छानबीन का आगाज कर दिया गया। जिला गुजरात में तरक्याती मंसूबों के नाम पर माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउतुल शाह। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रेडार पर आई है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने इस हवाले से बाकायदा छानबीन का आगाज़ किया है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी गुजरात में 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस हवाले से ना सिर्फ इंक्वायरी का आगाज़ किया बल्कि ग्रेड 20 के ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन को बाकायदा इंक्वायरी अफसर भी मुकर्रर किया और गुज़श्ता 5 सालों का जो ऑडिट है उस हवाले से रिकॉर्ड भी तलब किया। आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों के नाम पर ये माली बदनवानी की गई है। क्लासरूम्स की तामीर के नाम पर लिया गया पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया गया, कोई तफसीलात इस हवाले से नहीं दी गई। अलबत्ता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से इस तमाम मामले पर ना सिर्फ इंक्वायरी के लिए एक ऑफिसर को मुकर्रर किया गया बल्कि जल्द अज जल्द रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। तमाम इस हवाले से तफसीलन जो डेटा है ना सिर्फ मुजव्वज़ा माली साल का बल्कि इससे कबल भी जो 4 साल का रिकॉर्ड है, यानी 2018 से 21 तक का रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया गया है। कितने पैसे किस मद में खर्च किए गए, तमाम तर मामलात की छानबीन के हवाले से इंक्वायरी अफसर को अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जो अफसर ताउन ना करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल ये मामला जो है वो सामने आया, इस पर फर्दर जो है वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही इंक्वायरी करेगी। एंटी करप्शन को इन्वॉल्व करती है या किसी और एहतसाबी महकमे को इन्वॉल्व करती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ही डोमेन है और जल्द अज जल्द रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत भी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल कार्ड्स मंसूबा रिलीफ देने के बजाय शहरियों का इस्तेहसाल करने लगा। सख्त हिदायत के बावजूद मॉडल कार्ड्स में नरकनामों पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। इसकी क्या वजूहात है, डिटेल्स हासिल करेंगे बासाम सुल्तान से, बताइएगा। वज़ीर आला का जो मॉडल कार्ड्स का मंसूबा था वो खटाई में पड़ता जा रहा है। ये मॉडल कार्ड्स के क़याम का मकसद था कि शहरियों को सरकारी नरखनामों के ऊपर जो है वो अशिया खुरनोश की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। मैं इस वक्त शादमान मॉडल कार्ड्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों का इस्तेसाल का सिलसिला जो है वो जारी है, यानी जो आने वाले शहरी हैं, ख़रीदार हैं, उनको 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर फल सब्जियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर हम फलों के हवाले से देखें तो सेब जो है वो 310 के बजाय 400 रुपये तक की कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। केला जो है वो 240 के बजाय 260 रुपये, इसी तरह तरबूज जो है वो 40 के बजाय 60 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम सब्जियों का देखें तो खीरा जो है, खीरा और बैंगन दोनों 50 के बजाय 60 से 70 रुपये पर जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 50 के बजाय 60 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो 50 के बजाय 100 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें भिंडी जो है वो 185 के बजाय 240 तक पर फ़रोख्त हो रही है। ये जो शहर के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मॉडल कार्ड्स के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो मौसर करें।
تاکہ شہریوں کو گرام فروشی سے جو ہے وہ چھٹکارا دلایا جا سکے۔ بسام سلطان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ڈویژنل سطح پر ریونیو کلیکشن میں بہتری لانے کے لیے مانیٹرنگ کا فیصلہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام ڈویژنز کے ریونیو کلیکشن بارے روزانہ جائزہ لیا جائے گا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کلیم اختر۔ جی کلیم۔ ڈویژنل سطح پر ریونیو کلیکشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف جو ریونیو کی کلیکشن ہے اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ جو لاہور کی مختلف تحصیلیں ہیں وہاں پر نئے دفاتر قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے پیش نظر بتایا گیا ہے کہ جو نئے دفاتر قائم ہوں گے اس میں نہ صرف جو مقامی شہری ہیں انہیں مزید سہولیات دی جا سکیں گی، بلکہ اس کے علاوہ جو ریونیو کی کلیکشن ہے اس کے اندر بھی مزید بہتری آ سکے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے انتظامیہ کو واضح طور پر یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ جو مختلف جو ٹیکس کی کلیکشن ہے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے مختلف قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں، جبکہ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس، سرکاری اراضی کی لیز اور پیٹرول پمپ سمیت دکانوں کی جو واجبات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کو واٹر ریٹ ٹیکس کے اوپر جو اپنی تمام تر توجہ ہے وہ مرکوز کی جائے، چونکہ اس کی جو کلیکشن ہے وہ دیگر ٹیکس کی کلیکشن کی بنسبت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر نہ صرف یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو لاہور ڈویژن کی مختلف تحصیلیں ہیں وہاں پر نئے دفاتر قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ واضح طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں وہاں پر جو پراپرٹی ٹرانسفر کا طریقہ کار ہے، جو سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، جبکہ اس کے علاوہ ریونیو کلیکشن میں جو بھی درپیش مسائل ہیں، جو بھی حائل رکاوٹیں ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور اس کے علاوہ دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھانے کے لیے نہ صرف ہدایات کی گئی ہیں بلکہ اس عمل کو یقین دہانی کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا کلیم اختر۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ، لاہور سے راولپنڈی تک تیز ترین بلٹ ٹرین چلائی جائے گی۔ بلٹ ٹرین 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں فاصلہ طے کرے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت یہ پہلا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا حوال جان لیں گے راؤ دلشاد سے، بتائیے گا۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا منصوبے کے حوالے سے پہلا اجلاس یہ ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی بھی موجود ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے منصوبے کی فیزیبلٹی، ٹائم لائن کی تیاری کے لیے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب شاہد تارڑ، جبکہ چیئرمین ریلوے CEO ریلوے اور پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ بھی بنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب ورکنگ گروپ کی تجاویز آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کریں گی۔ پنجاب کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بذریعہ ویڈیو لنک سیکٹری ٹرانسپورٹ عمران سکندر بلوچ اور سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آصف طفیل اجلاس میں شریک ہوئے۔ شہروں کے درمیان ٹرین کے ذریعے شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل درآمد کے حوالے سے یہ پہلا اجلاس تھا۔ آپ کو بتائیں کہ جو بریفنگ دی گئی اجلاس میں اس کے مطابق نئے ریل روٹس کی نشاندہی کی جائے گی۔ ریلوے حکام کی ریل نیٹ ورک اور پٹری سے متعلق اجلاس کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ بلٹ ٹرین کا آغاز کر کے نواز شریف اور مریم نواز شریف عوام سے اپنے ایک اور وعدے کو پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کو سفر کی سستی، تیز ترین اور آرام دہ سہولیات دینا چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے کہ ٹرین عوامی سواری ہے، اسے جدید معیار پر لانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اسٹیشن کی اپ گریڈیشن بھی پلان میں شامل ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق محکمہ سیاحت پنجاب کے تعاون سے راولپنڈی تا لاہور ٹریک کو خوبصورت بنانے کی تجویز پر بھی کام کرے گا۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ گلبرگ گوپال نگر کا فیملی پارک عرصہ دراز سے اپنی حالت کھونے لگا ہے اور پارک میں جھولے ہیں، نہ ہی بیٹھنے کے لیے بینچز، پارک سے گھاس بھی غائب ہو گئی ہے۔ کیا صورتحال ہے بتائیں گے ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر۔ گلبرگ گوپال نگر کے علاقے میں واقع یہ فیملی پارک جو کہ عرصہ دراز سے بدحالی کا شکار ہے، پارک میں بڑوں بزرگوں کے بیٹھنے کے لیے نہ تو پراپر بینچز کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی بچوں کے جھولنے کے لیے یہاں پہ جھولے لگائے گئے ہیں۔ یہاں کے مکین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے جی، کب سے یہ پارک کی حالت ہے اور کوئی متعلقہ انتظامیہ کچھ شکایات کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم نے تو کوئی آج تک شکایت نہیں کی، کیونکہ ہم ادھر کم ہی بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، فیکٹری سے لیٹ آتے ہیں۔ اس کو تو ویسے 5 سال ہو گئے پارک کو خراب ہوئے، تو جھولے اس سے پہلے کے جو سے یہ ٹوٹے ہیں، اس کے بعد کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔
और आगे भी देखें क्या बनता है। बिल्कुल जी, यहाँ के जो मुकीन हैं इनका ये कहना है कि जो तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा हो चुका है, ग्राउंड के अंदर ना बेंचेस हैं, ना बच्चों के लिए झूले हैं, और घास जो यहाँ पे है उसकी भी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इनका ये कहना है कि मुतलका इंतज़ामिया और सियासी क़यादत को कहने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई इस पर अमल दरामद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आपका।